अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर और उसका तसलसल जारी है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मजीद कमी आ सकती है, तिजारती खसारा और कम हो सकता है। हुकूमत के पास तेल और बिजली की कीमतें कम करने का सुनहरी मौका होगा, यानी अवाम के लिए महंगाई और इंडस्ट्रीज के लिए लागत में कमी होगी और हुकूमत के लिए तिजारती खसारे में भी कमी आएगी, जिसका मतलब है मईशत का फ़ायदा ही फ़ायदा। आज अमरीका में तेल की कीमत तकरीबन 30 साल से जायद की कम तरीन सतह पर आई। फी बैरल तेल की कीमत $11 से भी कम हो गई। मई के कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा नीचे गए क्योंकि डिलीवरीज लेने की इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जून के कॉन्ट्रैक्ट भी इस वक्त रिकॉर्ड सतह की कम तरीन सतह पर ट्रेड हो रहे हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि तेल रखने की जगह कम पड़ गई है। दुनिया में तेल की डिमांड 3 करोड़ बैरल से भी कमी आई है। 3 करोड़ बैरल की दुनिया की डिमांड में, क्योंकि कोरोना वायरस सामने आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक में पाबंदियां हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल है, कारखाने बंद हैं, फ्लाइट ऑपरेशन रुका हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां नहीं हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि तेल तो निकल रहा है मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसे रखा कहां जाए। और अब सूरत हाल ये है कि उसे रखने की जगह नहीं है। इस हवाले से CNN में एक रिपोर्ट शाया की गई जिसके मुताबिक दुनिया की तेल के लिए प्यास खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में दुनिया में तेल रखने की जगह भी खत्म हो जाएगी, तो खदशा है कि तेल की कीमत सिफर तक पहुंच जाएगी। ये भी हो सकता है कि तेल पैदा करने वाली कंपनियां, तेल पैदा करने वाले ममालिक पैसे दें कि हमारा तेल रख लो। तेल पैदा करने वालों के लिए बड़ा मसला ये हो गया है कि वो तेल कहां रखें। माहिरीन स्टोरेज के जराए तलाश कर रहे हैं। एक ऑप्शन बड़े तेल बरदार बहरी जहाज हैं। दुनिया के 20% बड़े बहरी जहाज तेल लेकर समंदर में सिर्फ गश्त करने पर मजबूर हैं और ये भी जमीन से निकाला गया इजाफी तेल संभाल नहीं सकेंगे। अप्रैल के महीने में 60 लाख बैरल योमिया तेल का कोई ठिकाना नहीं होगा और फिर मई में 70 लाख बैरल योमिया तेल जखीरा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस वक्त समंदर में बहरी जहाज़ों में 160 मिलियन बैरल तेल को जखीरा किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड जखीरा है, रिकॉर्ड स्टोरेज है, क्योंकि जब 2009 में आलमी मुआशी बहरान आया था तो उस वक्त समंदर में जो तेल स्टोर किया गया वो 100 मिलियन बैरल तक था। तेल की कीमत में तारीखी गिरावट आ चुकी है। एक साल पहले तक तेल की कीमत $66 फी बैरल थी, फिर 6 माह बाद यह कीमत $56 फी बैरल हो गई और अब 3 माह पहले तक ये $58 फी बैरल थी और अब $12 फी बैरल तक आ गई है। तेल की कीमत में अचानक कमी कैसे आई, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। इस वक्त कोरोना की वजह से सारी दुनिया में तेल की डिमांड में कमी का सामना है, जिसकी वजह से इस वक्त तेल की कीमत में गिरावट है। मगर बुनियादी तौर पर 2 ममालिक में रस्साकशी इब्तिदा में तेल की कीमत में कमी की वजह बनी, जिससे तारीख में पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल बन गई कि तेल की सप्लाई बढ़ी हुई थी और तेल की डिमांड गिर रही थी। आमतौर पर तारीख में यह ज़रूर हुआ है कि डिमांड के बढ़ने या गिरने की वजह से तेल की कीमत ऊपर या नीचे गई, या फिर डिमांड अगर एक तरफ थी तो सप्लाई के ऊपर जाने या नीचे जाने की वजह से तेल की कीमत ऊपर या नीचे गई। मगर यह पहली दफ़ा हुआ कि कोरोना वायरस था, डिमांड नीचे जा रही थी मगर 2 ममालिक की लड़ाई में सप्लाई ऊपर जा रही थी, जिसकी वजह से तेल की कीमत आलमी मार्केट में क्रैश कर गई। तेल की कीमत बरकरार रखने के लिए तेल की पैदावार में कमी की बजाय मजीद इजाफा किया गया, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में मुसलसल कमी आती गई। इस तनाज़े का एक पस मंजर है जिसके पीछे कोई और नहीं, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं। जमाल खशोगी के पुरस्रार कत्ल और इल्ज़ामात के बाद 1 साल से ज़्यादा अरसे तक पसे पर्दा रहने वाले सऊदी वली अहद अचानक रवा साल सामने आए, मजीद जारहाना फैसलों के साथ सामने आए। मार्च में उनके जारहाना फैसले ने जहां सऊदी शाही खानदान में खदशात पैदा कर दिए, वहीं उनके दूसरे बड़े फैसले ने दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और एनर्जी सेक्टर को गिरा कर रख दिया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले अपने ही शाही खानदान के 4 सीनियर अफराद को गिरफ्तार किया, फिर रूस से तेल की सप्लाई पर इत्तफाक ना होने पर मुआशी जंग का आगाज कर दिया। सऊदी अरब ने इस जंग में बहुत कुछ दाव पर लगा दिया। सिर्फ सऊदी अरब की नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक की मईशत दाव पर लग गई और मगरबी मीडिया में बहस छिड़ गई कि क्या मोहम्मद बिन सलमान की जल्दबाजी को देखते हुए उन पर भरोसा किया जा सकता है एक इत्तिहादी के तौर पर, क्योंकि अरब दुनिया में अमेरिका समेत मगरबी ममालिक का सबसे बड़ा इत्तिहादी सऊदी अरब है और तेल से लेकर इलाकाई फैसलों तक मगरबी ममालिक और सऊदी अरब एक साथ चलते हैं, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि जमाल खशोगी के कत्ल के वक्त भी अमेरिका बहैसियत मुल्क सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ा रहा और अब उन्हीं ममालिक में बहस हुई कि मोहम्मद बिन सलमान के एकतरफा और जारहाना फैसले कहीं उनके मफादात के लिए खतरा तो नहीं हैं। रवा साल के आगाज़ में जब कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल पैदा करने वाले दीगर ममालिक का इजलास हुआ, जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने यह तजवीज़ दी कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए हमें तेल की मार्केट में सप्लाई कम कर देनी चाहिए
और हर मुल्क को अपनी तेल की पैदावार घटा देनी चाहिए ताकि कीमत मजीद ना गिरे। तो रूस जो ओपेक का हिस्सा तो नहीं है, मगर उसने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया और इस इनकार पर रूस को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब ने जवाब में तेल की पैदावार मजीद बढ़ाने का फैसला किया, जिससे 1991 के ऑयल क्रैश के बाद बदतरीन मंदी आई और तेल की कीमतें 31% गिरकर $30 फी बैरल की सतह पर आ गई और फिर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में उसके असरात देखे गए। माहिरीन इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इस फैसले से रूस से ज्यादा खुद सऊदी अरब का नुकसान हुआ, क्योंकि रूस की मईशत का इन्हिसार सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि मईशत को चलाने के लिए उसके पास कई वसाइल मौजूद हैं, मगर सऊदी अरब की मईशत सिर्फ तेल की पैदावार और तेल की एक्सपोर्ट से चल रही है। इसलिए तेल की सप्लाई तेज करके तेल की कीमतों में कमी आने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद सऊदी अरब को हुआ, मगर सऊदी अरब ने किसी की नहीं सुनी। रूस ने मुज़ाकरात की पेशकश भी की, मगर सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दी, बल्कि उसने तेल की पैदावार मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। एक दिन के अंदर तेल की पैदावार 13 मिलियन बैरल्स तक पहुंचाने का ऐलान किया, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात ने भी सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल की सप्लाई तेज कर दी। इन ऐलानात के बाद तेल की कीमतों में कमी आती गई। इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल की कीमतें $34 फी बैरल तक पहुंच गई, फिर $30 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि मोहम्मद बिन सलमान का यह फैसला दुनिया की मईशत को डुबो देगा। इसी दौरान CNN में यह रिपोर्ट शाया हुई कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी सल्तनत के मफादात को बचाने के लिए मुहाजराई से पीछे नहीं हटेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को यकीन है कि तेल की पैदावार से मुताल्लिक जो मुआहिदा है रूस उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और रूस को कई मौके फराहम करने के बाद अब वक्त आ गया है कि रूस को सबक सिखाया जाए। आर्टिकल के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के लिए ज़रूरी है कि तेल की कीमतें $60 फी बैरल तक बरकरार रहें, क्योंकि तेल का गिरना सऊदी अरब की मईशत के लिए नुकसानदेह है। मगर रूस के साथ जंग ने इस टारगेट को मुश्किल बना दिया है। वो रूस के सदर के साथ जुआ खेल रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो उन्हें मार्केट में अपना हिस्सा मिलेगा और आलमी शोहरत भी, जो शायद उनके इमेज को बहाल कर सके। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान जीतते भी हैं तो वो अपने इस बुनियादी मकसद में नाकाम हो जाएंगे, जिसके तहत सऊदी अरब का तेल पर इन्हिसार कम करना था। दूसरी तरफ सऊदी अरब के इन फैसलों और उसके नताइज से मुताल्लिक मार्च में ब्लूमबर्ग ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तेल की कीमतों पर जो जंग शुरू की है उसमें जीत की जो कीमत है, शायद इस कीमत को वो ज्यादा देर तक अदा ना कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेल की कीमतें बहाल ना हुई और आधे से भी कम तक रहीं तो सऊदी अरब को अपना बजट बैलेंस करना होगा और उसका सबसे बड़ा विक्टिम भी खुद मोहम्मद बिन सलमान होंगे, जो इस मईशत में इस्लाहात लाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के एनर्जी सेक्टर का मुल्क के एक्सपोर्ट्स में 80% हिस्सा है और अगर एनर्जी ही सही, तेल ही सही, सऊदी अरब की 2/3 आमदनी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर तेल की कीमतें $35 फी बैरल तक बरकरार रहती हैं और सऊदी अरब अपने अखराजात में कमी नहीं लाता तो 2020 में सऊदी अरब की मईशत को 15% के खसारे का सामना करना पड़ सकता है। मगर अब तेल की कीमतें वहाँ से भी बहुत कम हैं, $11 फी बैरल तक आ गई। ब्लूमबर्ग की गुज़िश्ता माह आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगर सऊदी अरब किसी और फंडिंग सोर्स का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जब तेल की कीमतें $64 फी बैरल थी तो सऊदी अरब अपने GDP में 6.4% के खसारे का अंदाज़ा लगा रहा था और अगर तेल की कीमतें $84 फी बैरल तक जाती हैं तब जाकर सऊदी अरब के साल का बजट बैलेंस होता है। मगर अब तेल की कीमतें बहुत गिर गई हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा था कि अगर तेल की कीमत $35 फी बैरल रहती है तो भी सऊदी अरब की मईशत को बड़ा धक्का लगता, मगर अब तो तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक गिर गई हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब की मईशत को और दूसरे तेल पैदा करने वाले ममालिक की मईशत को कितना नुकसान होगा, मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को कितना नुकसान होगा। दूसरी जानिब रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सऊदी अरब जो जंग रूस के साथ लड़ रहा है इसमें रूस का सऊदी अरब जितना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रूस की मईशत का सारा इन्हिसार तेल पर नहीं है। रूस की करेंसी सऊदी अरब के बरक्स आज़ाद है और वो तेल की आमदनी के बगैर भी अपनी मईशत को निस्बतन मुस्तहकम रख सकता है। फिर अमेरिका जो खुद तेल का एक्सपोर्टर बन चुका है, उसके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनबीह के साथ मुदाखलत की कि सऊदी अरब और रूस इस लड़ाई से बाहर आएँ। अमेरिका की मुदाखलत के बाद सऊदी अरब और रूस में यह तय पाया कि तेल की पैदावार में 10 मिलियन बैरल की कमी ला जाएगी, मगर कोरोना की वजह से तेल की डिमांड मजीद कम हो गई। 10 मिलियन बैरल की कमी आई मगर डिमांड 30 मिलियन बैरल तक घट गई, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में गिरावट होती चली गई। मगर पाकिस्तान जो तेल दरामद करता है उसे फ़ायदा है। पाकिस्तान की इस वक्त तेल में की कीमतें कम हो सकती हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने गुज़िश्ता 25 मार्च को पेट्रोल की कीमत में ₹15 कमी की थी और अब फी लीटर की कमी की थी और अब जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आइंदा माह में डीजल की कीमत की फी लीटर कीमत में ₹31 और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹22 तक की कमी हो सकती है। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। सब ज़ाहिर पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हैं, नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल साइड पर फ़ायदा है, डोमेस्टिक साइड पर फ़ायदा है, टैक्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? एदाद व शुमार के साथ, एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताइएगा क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त?
देखें शाहजेब, इसमें ना 3 बेनिफिट्स हैं और 1 लॉस है। पहला बेनिफिट तो सबसे बड़ी बात है, आवाम को जो है महंगाई की जो है कमी की सूरत में बेनिफिट होता है। दूसरा, बिजनेसेस को यूटिलिटी कॉस्ट की कमी में की सूरत में बेनिफिट होता है। तीसरा, फिर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उनमें कमी या ज्यादती होती है ऑफ कोर्स। और एक लॉस जो है वो यही है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे और इसको पास ऑन कर दे। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है वो महंगाई में कमी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल पे। पाकिस्तान की जो टोटल कंजम्पशन है ऑयल की, उसका तकरीबन 70 से 80% हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसमें तकरीबन 25% हिस्सा जो है ऑयल इंपोर्ट्स का है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा जो है 45% है, और तकरीबन 25-26% हिस्सा क्रूड ऑयल में। और क्रूड ऑयल के नीचे अगर प्राइसेस जा रही हैं, तो पिछले साल हमारा जो एनर्जी बिल था $14 अरब का था। इस मरतबा एनर्जी बिल, यानी कि अगर मैं $70 एवरेज प्राइस थी लास्ट ईयर की, जिससे $14 अरब बिल बना था, वो आज $30 पर बैरल पे आ गई है। तो उसका जो टोटल बिल बनता है ऑयल का, वो तकरीबन $6 अरब बनता है। यानी कि सेविंग्स $8 की हैं। $8 में 50% आप रिडक्शन भी कर दें पेट्रोलियम मसनूआत की कंजम्पशन में, तो आपका $4 का जो है वो बेनिफिट होता है। $4 का मतलब ये एक क्वार्टर का तकरीबन $1 अरब, जिसका मतलब है आज की पैरिटी के हिसाब से करेंसी की 165 अरब रुपए बनते हैं। तो ये 165 अरब रुपए जो है, अगर इसका आधा भी पास ऑन कर दिया जाए तो आवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मैं एक सेंसिटिविटी आपको बताता हूँ कि महंगाई की जो बास्केट होती है उसके अंदर तकरीबन 10% हिस्सा डायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो महंगाई का इससे इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्ट तो है अपनी जगह, डायरेक्ट भी होता है। यानी कि अगर 10% ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन आता है एक क्रूड जो है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो तकरीबन 1% महंगाई में कमी होनी चाहिए। यानी कि अगर 11% महंगाई है, 10% ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, उसको एज इट इज पास ऑन किया जाए तो तकरीबन कोई 11% से कमी होकर आ सकती है। और ऑयल इस वक्त तकरीबन कोई 60-70% नीचे आ चुका है, और गवर्नमेंट के पास इस वक्त 25 रुपए हैं पेट्रोल पे मजीद पास ऑन करने के लिए, एज पर टुडेज कैलकुलेशन, आज के ऑयल प्राइसेस के हिसाब से। मुझे बताएगा सर, अब मई के कॉन्ट्रैक्ट में तो इस वक्त क्योंकि एक्सपायर हो रहा है, जगह कम है स्टोरेज की, जून के कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें नजर आ रहा है कि प्राइसेस कमी है, थोड़ा सा ज़ाहिर संभलेंगी क्योंकि ये मुमालिक की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा कम है, कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा इन प्राइसेस से, ये मजीद अब सप्लाई में कम करेंगे तो प्राइसेस ज़रूर संभल जाएंगी। मगर पाकिस्तान के लिए एक सिनेरियो आपको नजर आ रहा है, एक तरफ ग्लोबल रिसेशन है, दूसरी तरफ हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो था, 1-1.5 महीने में सब बदल गया है। लो इंटरेस्ट रेट, लो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है। इंडस्ट्री को वैसे भी हुकूमत ने कुछ इंसेंटिव्स दिए, स्टेट बैंक ने बड़ा एक्टिव किरदार अदा करके कि आप लोन्स के ऊपर आप सिर्फ इंटरेस्ट अदा कर दें 1 साल के लिए, आपकी प्रिंसिपल पेमेंट नहीं होगी, साथ में तनख्वाहों के हवाले से एक सिनेरियो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा सिनेरियो। एब्सोल्युटली। देखें, जैसे मैंने कहा कि महंगाई में बहुत बड़ा हिस्सा इसका है, तकरीबन 10% हिस्सा इसका है। और देखें, अगले 4 क्वार्टर में बिलियन डॉलर की सेविंग्स होती है। देखें, गवर्नमेंट जो टैक्सेस कमाती है पेट्रोलियम लेवी से कमाती है, और इस वक्त गवर्नमेंट के पास 25 रुपए से पेट्रोल पे जो है वो हैं जो पास ऑन कर सकती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट 15 रुपए पास ऑन करती है, तकरीबन 70 अरब रुपए बनते हैं 3 क्वार्टर का जो है वो लॉस टू टैक्सेस। लेकिन गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, 165 अरब एक क्वार्टर पे कमा रही है और 70 अरब पास ऑन कर रही है। ये तो विन विन है। फायदा क्या क्या होगा? यूटिलिटी कॉस्ट कम होगी, सर्कुलर डेट आपका कम होगा, पावर सेक्टर के इश्यूज आपके वो कम होंगे, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं मजीद, क्योंकि ओवरऑल महंगाई में कमी होगी तो स्टेट बैंक को और मजीद रूम मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए। देखें, इस वक्त स्टेज सेट हो सकती है, लेकिन एक बड़ा इशू ये है कि हम फॉरवर्ड बाय नहीं कर सकते इतना ज्यादा, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ऑयल प्राइसेस लगता ये है कि 3 से 6 महीने सस्टेन करेंगी, लेकिन शायद इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने की यह है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं ये फंडामेंटली ड्रिवन नहीं होती, ज़्यादातर जियोपॉलिटिकली ड्रिवन होती हैं। जो ओपेक है वो बेसिकली एक कार्टेल है, उनको लगेगा जहाँ पे हमें लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है वो अपनी सप्लाई को काटेंगे। आज 6 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो डिक्लाइन आगे आने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में सप्लाई और नीचे जाएगी और कटेगी सप्लाई, ताकि प्राइसेस को जो है सपोर्ट दी जाए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इसको ना सिर्फ आधा पास ऑन करे, अपने टैक्सेस को भी सपोर्ट करे, आधे गवर्नमेंट पास ऑन करे, इन्फ्लेशन नीचे जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स और मजीद कम होगा, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में जो है वो रूम बन सकता है, जो हमारा बिजनेस है, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए। नहीं, मगर खुर्रम एक सिनेरियो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि 5 हफ्ते पहले इंडस्ट्री के लिए एक अलग सिनेरियो था। वो कहते हैं हमारी कॉस्ट बड़ी बढ़ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब अगर हुकूमत बिजली की कीमतें भी कम करती है, एनर्जी कॉस्ट कम हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट उनकी वैसे कम हो गई, साथ ही उन्हें जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे उन पे भी 1 साल का रिलीफ मिल गया। मगर दूसरी तरफ जहां कॉस्ट उनका मसला था वो हल हो गया, मगर ग्लोबली डिमांड बड़ी कम हो गई है, लोकली भी डिमांड बड़ी कम हो गई होगी। तो इंडस्ट्री एग्जैक्टली खड़ी क्या कहाँ है, मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए भी और अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए भी? जहां कॉस्ट की साइड पर रिलीफ है वहां डिमांड जो है वो भी तो दुनिया में भी और लोकली भी नीचे जाएगी।
देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये शाहजेब। 4 बड़ी कॉस्ट्स होती हैं किसी भी बिजनेसेस की, मोर और लेस। एक देखें, सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो एनर्जी की होती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। और उसके अलावा टैक्सेस होते हैं, अगर उसने लेवरेज लिया हुआ है, यानी कि अगर कर्जा लिया हुआ है तो वो लेवरेज डेट का कॉस्ट होती है। और फिर एम्प्लॉय की पेमेंट्स होती है, ऑफकोर्स जो सैलरीज होती हैं। इसमें इस वक्त जो कमी हुई है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स पे कमी मिल गई है, एक अच्छा जो है सपोर्ट मिल गया है। दूसरा, फिर आपने जैसे कहा कि जो है ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। यूटिलिटी कॉस्ट देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 30-40% जो कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग की यूटिलिटी कॉस्ट होती है, एनर्जी कॉस्ट होती है, वो आपकी आधी होती है। अगर गवर्नमेंट पास ऑन करती है तो इनको बहुत बड़ा रूम मिलेगा बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, कि अपनी जो इस वक्त जहां डिमांड साइड पे कमी आई है तो कॉस्ट साइड पे भी इक्वली या एटलीस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट कमी आ जाएगी। तो नेचुरली बिजनेस को ये सहारा मिल जाएगा कि 3-4 महीने 5 महीने वो अपने आप को संभाल सकें। फिर इंशाल्लाह अगर 3-4 महीने में हम जो है इस पेंडेमिक से बाहर आते हैं या एटलीस्ट थोड़ा नॉर्मलाइज होता है, तो नेचुरली आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में और जिस तरह से लोग बाहर आएंगे, डिमांड फिर दोबारा जनरेट होगी, तो ऐसा ऐसा बिजनेसेस में ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बेहतरी आएगी और हम रिकवरी में ज़्यादा जो है वो जल्दी आ सकते हैं बनिस्बत पूरी दुनिया के। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो है ये 3-4 कॉस्ट जो है वो कम हो रही हैं। टैक्सेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। टैक्सेस गवर्नमेंट को अगले बजट में देखना होगा कि टैक्सेस को कहाँ से कमी की जाए, क्योंकि फिस्कल सपोर्ट तो इंटरनेशनली मिल भी रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यूटिलिटी कॉस्ट कम हो रही है, लेवरेज कम हो रही है, टैक्सेस टू सर्टेन एक्सटेंट कम हो जाए और खासकर पेमेंट जो है वो मिल जाए एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे बिजनेसेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मजीद कमी होती है तो मजीद फायदा होगा पास ऑन अगर किया जाए। फिर मुझे ये बताइएगा कि अगर कोरोना ना होता तो दिसंबर के महीने में हम क्या फिर भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में खड़े होते? 8-10 अरब डॉलर की पेमेंट करनी थी हमें कर्जों की, साथ में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी हायर साइड पर होती। अगर दो ममालिक की जंग ना हुई होती तो हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड्स का कहा था, वो भी नहीं इशू किए गए इंटरनेशनली, साथ में प्राइवेटाइजेशन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर पाई थी। तो हम दिसंबर में किसी ना किसी क्राइसिस में होते जो अब नहीं होंगे, और ये अच्छी बात है कि नहीं होंगे अभी। शाहज़ेब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वजह ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें। मैं ये कहूँगा ज़्यादा हमारे लिए, हमारे सेटअप के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि कोरोना नहीं था तो हमारे पास ना इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे थे, ना इन्फ्लेशन नीचे जा रही थी, ना आपके जो है वो कोई फिस्कल सपोर्ट इस तरह की थी, ना दुनिया भर के जो डोनर्स हैं आपको जो है वो डेफरमेंट्स दे रहे थे, रीपेमेंट्स में जो है आपको जो है वो सपोर्ट दे रहे थे। तो एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, कि हम इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और जितना ग्रोथ के लिए स्टेज सेट कर सकते हैं उतना कर लें, क्योंकि आगे अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी तो हमें ये फ़ायदा फिर नहीं होगा। तो इसलिए ऑयल प्राइसेस का नीचे आना, यूटिलिटी कॉस्ट का नीचे आना, इंटरेस्ट रेट्स का कम हो जाना, महंगाई का कम हो जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम यहाँ डिजिटाइज करना शुरू करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सीधी करना शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। जैसे IPPS के साथ अभी बात हो भी रही है गवर्नमेंट की कि वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको भी जो है रिजॉल्व किया जाए, सेकुलर डेट को भी किया जाए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी के लिए, मुल्क के लिए, कि यहाँ पे इन चीज़ों को सही किया जाए। अगर कोरोना ना होता तो शायद इतना बड़ा हमें फ़ायदा ना होता आने वाले दिनों में, या इतनी बड़ी एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी ना मिलती। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल बहरहाल ख़राब हो रही है। जहाँ तक इस वक्त अमवात का ताल्लुक है या फिर इस वक्त केसेस का ताल्लुक है, बढ़ते हुए केसेस और अमवात की तादाद में इजाफे से हालात की संगीनी बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मई के आखिर में केसेस में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं, जिससे अस्पतालों पर दबाव में इजाफा होगा। इसी तरह गुंजान आबाद इलाकों और कुछ आबादियों में वायरस फैलने पर सिंध हुकूमत परेशान है। वज़ीर आला सिंध कोरोना से अमवात और मुसलसल केसेस सामने आने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 1,04,302 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि टेस्ट की तादाद में इजाफा हुआ है, जिनमें से 8,418 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 176 अफराद वायरस से मर चुके हैं। 1,970 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17 अफराद की अमवात हुई हैं। 4,873 टेस्ट किए गए, जिनमें से 425 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में केसेस के एतबार से तो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा पंजाब है, जहाँ कोरोना के 3,721 केसेस हैं, 42 अफराद की अमवात हो चुकी है और ये शरह 1.1% बनती है, यानी मरने वालों की शरह 1.1% है। मगर सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहाँ 1235 केसेस हैं और 67 अमवात हुई हैं और ये शरह 5.42% बनती है। सिंध में 2,537 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 56 अफराद की मौत हो चुकी है, यहाँ ये शरह 2.2% बनती है। और बलूचिस्तान में 432 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, 5 की अमवात हुई, यानी 1.1% शरह बनती है। और पाकिस्तान की अगर टोटल शरह निकालें तो वो 2.1% बनती है। मगर पाकिस्तान में जो अमवात की शरह है 2.1%, उसका अगर दूसरे ममालिक से जायज़ा लिया जाए तो भी एक अहम सूरत हाल सामने आती है। इस हवाले से अगर भारत का जायज़ा लें
तो वहाँ 12,760 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, 423 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ यानी इस तरह वहाँ शरह अमवात 3.3% है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा। अमेरिका में, जहाँ दुनिया में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेज हैं, 7,60,000 केसेज हैं, 40,000 से ज़्यादा अफराद मर चुके हैं, वहाँ शरह अमवात 5% से ज़्यादा है। बरतानिया में शरह अमवात 13% है, 1,04,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेज हैं, 13,700 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जर्मनी में 1,45,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं, 4,642 अफराद हलाक हो चुके हैं। यानी वहाँ शरह अमवात अब बढ़कर 3% के करीब पहुँच चुकी हैं, जहाँ पहले 1% से भी कम थी। जबकि इटली में शरह अमवात 12% है, स्पेन में शरह अमवात 10% है। स्वीडन, जहाँ हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नहीं किया गया, वहाँ 14,700 से ज़्यादा केसेज हैं, 1,580 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमवात की शरह 10% से ज़्यादा है। अब अहम बात यह है कि इन ममालिक में भारत के अलावा अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में कोरोना का वायरस इस वक्त पीक कर चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब हम आसानियों की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमने कोरोना वायरस में जो नई तादाद थी आने वालों की या अमवात की, अब उसमें कमी आना शुरू हो गई है, इसलिए पीक कर चुके हैं। अब हम इकॉनमी को और मईशत को खोलने की तरफ जा सकते हैं, मगर पाकिस्तान में अभी पीक नहीं आया है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मई में जाकर 15 से 25 मई तक हमें मुश्किल होगी, अस्पतालों पर दबाव पड़ेगा। हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं, और मुझे ख़तरा है उसका। लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए है। वज़ीर आज़म के मुताबिक मई में मुश्किल पड़ेगी, यानी अभी पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक आना बाकी है, मगर पाकिस्तान में इससे पहले ही लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काम करने की इजाज़त दे दी गई है, सनतें खोल दी गई हैं और छोटे ताजिरों को भी कारोबार खोलने के लिए गाइडलाइंस तय की जा रही हैं। रमज़ान में मसाजिद में नमाज की अदायगी की भी मशरूत इजाज़त दे दी गई है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना से मुतासरा वो ममालिक जहाँ लॉकडाउन किया गया था, वहाँ लॉकडाउन में नरमी, वायरस का पीक आने के बाद, रोज़ाना के केसेस में कमी आने के बाद, रोज़ाना की अमवात में कमी आने के बाद की जा रही है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। चीन के शहर वुहान में, जहाँ से वायरस दुनिया भर में फैला, वहाँ लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अब भी कई इलाकों में लॉकडाउन है, मोबाइल पर मखसूस कोड वाले अफराद को ही बाहर निकलने की इजाज़त है। इसी तरह स्पेन, इटली और जर्मनी में भी लॉकडाउन में नरमी, वहाँ वायरस का पीक गुजरने के बाद की गई है, मगर वहाँ भी लॉकडाउन उठाया नहीं गया है, बल्कि पाबंदियों के साथ मुआशी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दी गई है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी यही कहा गया है कि लॉकडाउन है, उसमें मज़ीद सख्ती की भी बात की गई, मगर वाज़े तौर पर अगर आप सड़कों पर निकलें, अब नरमी नज़र आ रही है। जबकि गुंजान आबाद इलाकों, कच्ची आबादियों से केसेस सामने आ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं। सिंध में गुज़िश्ता रोज़ एक दिन में 8 अफराद की वायरस से अमवात हुई। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ये एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात है। जबकि कराची के इलाके लियारी और उसके अतराफ के इलाके कोरोना वायरस की वबा के नए मराकज़ बनकर सामने आए हैं, जहाँ गुज़िश्ता 2 दिनों में 85 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, 4 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासरीन को एक्सपो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला से मुराद अली शाह पहले ही तशवीश का इज़हार कर चुके हैं कि ऐसी आबादियों में वायरस फैला तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान की रिपोर्ट में कि क्या इस वक्त लियारी में हो रहा है और किस तरीके से केसेस में इजाफा हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस लोगों को अपना निशाना बना रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साउथ डॉक्टर अहमद अली के मुताबिक लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज़ में 85 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए और 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हुक्काम के मुताबिक लियारी के जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, उनमें बिहार कॉलोनी, बगदादी, दरियाबाद और रांगीवाड़ा का इलाका शामिल है। 21 लोगों को एक्सपो सेंटर में कायम आइसोलेशन यूनिट में मुंतकिल किया जा चुका है। हुक्काम के मुताबिक गुंजानाबाद इलाके, तंग गलियाँ और हुकूमती इक़दामात पर अवामुन्नास का अदम ताउन केसेस को बढ़ाने का सबब बना है। मुतासरा अफराद में 85% मर्द और 15% ख़वातीन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक लियारी के इलाकों में 48 घंटों में 85 केसेस के बाद अब तक कोई इलाका सील नहीं किया जा सका है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के लिए खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, सनतें खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है, मगर शराइत के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। आज कराची में ऐसे ही 3 सनती यूनिट्स को
सील कर दिया गया। जिन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की, कंपनी ने मुलाजमिन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया, मुलाजमिन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये पूरी सूरत हाल लियारी से लेकर इस वक्त सिंध का जो दूसरे मामला है, इस पर बात करेंगे हम। वज़ीर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, सबसे पहले लियारी इस वक्त नज़र आ रहा है कि लियारी में केसेस आ रहे हैं। जब लॉकडाउन आप था भी मुकम्मल तौर पर, तब भी लियारी में नज़र आ रहा था कि लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये उसी दौरान के केसेस हैं जो अब सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब, देखें, इसके अंदर कोई टाइमलाइन मुख्तस करना पॉसिबल नहीं है। यू डोंट नो कि कब इन्फेक्ट हुआ हो, कब कोई बंदा कैरियर हो, लेकिन जो तशखीस हुई है, जो कंफर्मेशन हुई है, वो पिछले 48 घंटों के दौरान हुई है। और उनको फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारे एक्सपो सेंटर की आइसोलेशन फैसिलिटी है वहाँ मुंतकिल कर दिया। दैट शोज़ कि सिंध हुकूमत का जो अमला है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हरकत में है और जहाँ जहाँ वो कॉल आती है उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और रिस्पॉन्ड करने के बाद जो जो रिमीडियल मेजर्स लेने की ज़रूरत है वो भी ली जा रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है कि अग्रेसिव रैपिड टेस्टिंग भी हम स्टार्ट करेंगे ताकि अगर जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके और जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई होता है कोई पेशेंट, उसको फौरी तौर पर जो सेफ आइसोलेशन सेंटर है वहाँ मुंतकिल किया जा सके। लेकिन शादिब साहब, मैं अपनी दिक्कत आपके सामने, आपने खुद अपने इंट्रो में उसके ऊपर बात कर ली कि वज़ीर आज़म के अपने स्टेटमेंट्स में तजाद है कि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि पीक आना बाकी है, 15 से 25 मई के दरमियान पीक आएगी। फिर एक स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि हमने 13 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था। हालांकि हमें तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हमने लॉकडाउन पहले लगा लिया। 13 मार्च को पाकिस्तान भर में कहीं लॉकडाउन नहीं लगा था, वो तफसीलात उनकी गलत है। मैं समझता हूँ ये जो मुतज़ाद बयानात हैं, इसकी वजह से लॉकडाउन का जो नैरेटिव है वो मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी को समझने में डिफ़िकल्टी हुई कि हम किसकी बात सुने। वज़ीर आज़म कुछ कह रहा है, वफाकी हुकूमत कुछ कह रही है, सिंध हुकूमत कुछ कह रही है, मीडिया कुछ और कह रहा है। तो मैं समझता हूँ इसलिए बार बार सिंध गवर्नमेंट इस बात पर जोर देती रही है कि ज़रूरत इस बात की है कि कौमी नैरेटिव हो, हम सब बहैसियत कौम इसकी सेंसिटिविटी को समझें। और एक मगर इस वक्त एक बात नजर आ रही है, आप जब ताजिरों से भी आप लोग मिले हैं सिंध हुकूमत, तो ताजिरों को भी आपने कहा कि जी ठीक है हम खोलने जा रहे हैं, जो आपने बातें रखी हैं वो हम वफाकी हुकूमत के सामने रख देंगे। हालांकि वजीर आज़म कह चुके हैं कि जी सूबे आज़ाद हैं, अगर आपको इससे हटके कोई फैसला करना है तो कर लें। अमेरिका में भी हो रहा है कि रियासतें इल्ज़ाम लगा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो बयानिया जो है उसको कंफ्यूज कर देते हैं। उन्होंने शुरू में भी कहा कि कोई मसला नहीं है, ये तो फ्लू है। उसके बाद न्यूयॉर्क की रियासत हो, दूसरी इस वक्त गवर्नर्स हों, वो सामने खड़े हैं उनके, और बाकायदा नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रियासतों के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, रीट्वीट्स करते नजर आते। तो अमेरिका में भी मगर रियासतें खड़ी हो गई। आप लोग क्या डर गए हैं, या आप लोग इस वक्त नजर आ रहा है कि बैकफुट पर चले गए हैं जिसकी वजह से आप खुद नहीं फैसले कर रहे? वज़ीर आज़म ने आपके ऊपर छोड़ा है, कर लें फैसला। देखिए, हमारे नज़दीक रियासत पाकिस्तान है और हम तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इमरान खान साहब हैं। अब सिंध हुकूमत ने पहल की क्योंकि सिंध हुकूमत समझती थी कि हमें नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और सिंध गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल फैसले किए जिसको बड़े लोगों ने पजीराई भी की और कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई उसकी वजह से हमारा नैरेटिव, हमारे फैसले कॉम्प्रोमाइज हुए। हम समझते हैं कौमी धारे में रहते हुए आपको वो फैसले करने की जरूरत है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ऑल थ्रू आउट दी प्रोविंसेस हो। ये ना हो कि कराची में एक फैसला हो रहा हो, सक्खर में दूसरा फैसला हो, रहीम यार खान में तीसरा फैसला हो, लाहौर में चौथा फैसला हो। ये फिर नजर आ रहा है कि आप, लेकिन इसी से नजर आ रहा है कि आप लोग प्रेशर में आए हैं। पहले भी वजीर आजम एक अलग बात कर रहे थे, वो तो लॉकडाउन के खिलाफ थे, कोई और सूबा भी नहीं कर रहा था। आपने किया तो बाकी सूबों ने भी किया, आपने पहले स्कूल बंद किए तो बाकी सूबों ने भी स्कूल बंद किए। आप लोग जो फैसले करते गए बाकी सूबे भी इंप्लीमेंट करते गए। अब आप बैकफुट पर चले गए अचानक, क्योंकि जाहिर है जब लॉकडाउन होगा तो उसका फॉल आउट भी आएगा, लोगों को प्रॉब्लम भी होगा, लोगों को गुर्बत है, बेरोजगारी है। अमेरिका में प्रॉब्लम आ रहा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान में तो आएगा। तो वो फॉल आउट को देखते हुए बैकफुट पर चले गए। नॉट एट ऑल शादिब, हम तो बैकफुट पे नहीं गए। हमने तो जिस दिन वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, अगले दिन वजीर आला सिंध ने कहा नहीं, मैं लॉकडाउन में सख्ती करने जा रहा हूँ। कुछ जगहों पे रियायत दी गई है बट SOPs के साथ। और आज जो आपने कुछ सनतों का मिसाल दी है वो शो करती है कि हम अपनी SOPs को इन्फोर्स कराने में बिलीव करते हैं। बैकफुट पे वफाकी हुकूमत आ रही है, और आज आप वजीर आजम का जो ट्विटर पे सुबह का पैगाम था वो तो हमारे नैरेटिव को अब ओन कर रहे हैं।
आज सुबह उन्होंने खुद कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत है, वो खुद कहते हैं आइसोलेशन करने की जरूरत है, लेकिन वो कहते कुछ और हैं और अमली जामा जिस चीज को पहुंचाते हैं उसमें कंफ्यूजन है। हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम वजीर आजम को इस बात पर कन्विंस करें। हमें 1.5 महीना लगा वजीर आजम से ये कहलवाने में कि आइसोलेशन इज द सोल्यूशन, सोशल डिस्टेंसिंग इज द सोल्यूशन, और हम खुश हैं कि आज वजीर आजम ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली वे आउट। हम पुरुमीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो बाकी हमारे मुतालबात हैं, जो बाकी हमारा नैरेटिव है, उसको वफाकी हुकूमत मानेगी और वजीर आजम जो है वजीर आजम मगर ये मतलब आपका एक दूसरे को मनवाने के चक्कर में मुल्क का ना नुकसान हो जाए। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कच्ची आबादियों का मामला है ये कितना खतरनाक है? आपने तो ज़ाहिर है आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे ये बता दें कितना इस वक्त खतरनाक है कच्ची आबादियों का मामला, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मुराद अली शाह साहब ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने इस कंसर्न का इजहार किया था कि उनको सबसे बड़ा जो खदशा है वो कच्ची आबादियों का है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, छोटे घरों में लोग बिल्कुल करीब करीब रहते हैं। कितना खतरनाक है इस वक्त कराची में? क्या ये फैल गया है? इसमें शादिब साहब देखिए, हम तो आज से नहीं, सीएम साहब ने 2 हफ्ते पहले कहा कि लोकल ट्रांसमिशन हुए हुए जमाना हो चुका है और ये चीज इनेविटेबल है कि लोकली ट्रांसमिट कर जाएगी और कच्ची आबादियों में जाएगी। देखें, लॉकडाउन करने का फैसला किया इसलिए गया था ताकि इसके आप स्प्रेड को रोक सकें, उसको मिनिमाइज कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें और एट द सेम टाइम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को आप बिल्ड कर सकें, उसको आप मजबूत बना सकें, ताकि जो पेशेंट्स का रश जब हेल्थ केयर सिस्टम पे आएगा तो हेल्थ केयर सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सके। मैं ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि शायद वी गिवन टू द फेडरल गवर्नमेंट, शादिब साहब हम अगर अकेले आइसोलेशन में फैसले करेंगे उसकी एफिकेसी अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। अगर वजीर आला एक सिमत में जाता है, वजीर आजम दूसरी सिमत में जाता है, उसके भी नुकसान हैं। तो हमने फॉर द वाइडर नेशनल इंटरेस्ट हमने फैसला किया कि वजीर आजम के सामने अपनी गुजारिशात पेश करें, भरपूर तरीके से पेश करें। अगर वजीर आजम फैसला करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि हमने मनोमन उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। हम एसओपीज पर आज खड़े हुए हैं, एसओपीज को इन्फोर्स करा रहे हैं। अच्छा, ट्रेडर्स के क्या एसओपी हैं? अब जब दुकानें खुलेंगी उनके क्या एसओपीज हैं? अभी तक शादिब साहब हमने ट्रेडर्स के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया। ट्रेडर्स आए थे और ट्रेडर्स ने यही गुजारिश की कि भाई एक तरफ आप सनतों को खोल रहे हैं, तो जब आप सनतों को खोलने को तैयार हो जाते हैं वजीर आजम के कहने पे, तो हमारी चीज पे भी आप एक्सेप्ट करें, हमारा भी इंटरेस्ट है इकोनॉमी में, हम भी टैक्स पे करते हैं। तो यही वो जो कंफ्यूजिंग नैरेटिव है, इसको किल करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसीलिए वजीर आला ने उन तमाम ट्रेडर्स को कहा कि आपका मुकदमा वजीर आजम के सामने रखेंगे और फैसला वो होगा जो चारों सूबों में यकसा तौर पर इंप्लीमेंट किया जा सके। अच्छा मुर्जा, फिर मुझे ये बताइए, देखिए अभी तो वजीर आजम ने भी मान लिया कि जो 25 अप्रैल को वो टारगेट कर रहे थे उसके मुकाबले में बहुत कम केसेस आए हैं क्योंकि लॉकडाउन किया गया। तो यहां तक तो चले, आपका नैरेटिव मान लिया उन्होंने कि लॉकडाउन का फायदा हुआ। आगे जाके मुझे बता दें कि आगे जाके क्या ये आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है सिचुएशन? क्योंकि पीक नहीं है हमारा और हमने खोल दी हैं चीजें। दुनिया भर की जो मिसालें हम दे रहे हैं वो पीक करके खोल रहे हैं और फिर भी खदशे का इजहार कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं एंटीबॉडीज के हमें टेस्ट करने चाहिए, दूसरे इकदाम करने चाहिए। क्या हम खतरे की तरफ ही बढ़ रहे हैं सिंध हुकूमत की नजर में? शादिब साहब, अल्लाह ताला इस कौम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन आप दुनिया भर की अगर मिसाल लेते हैं तो मैं समझता हूँ उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर ये चीज़ चीन में हो सकती है, बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका में हो सकती है, तो हम कोई डिफरेंट नहीं है। ये चीज़ हमारे यहाँ भी आएगी। वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमारी स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव हो। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अगर मुल्क भर में यकसर पॉलिसीज हो, कॉमन नैरेटिव हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से हम आम आदमी को कन्विंस कर पाएंगे, आम आदमी को समझा पाएंगे कि लॉकडाउन करने का फैसला, आइसोलेट करने का फैसला आपके बेहतरीन वसीतर मफाद में। भूख आपका इस वक्त मसला नहीं है, आपका मसला इस वक्त बुनियादी तौर पर सेहत के सिस्टम को ऐसा बनाना है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स का लोड हो वो आपका हेल्थ केयर सिस्टम सर्वाइव कर सके। इकोनॉमी हम रिवाइव कर जाएंगे, सनतें हम चला लेंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अमवात होनी शुरू हो गई तो जो दुनिया भर में हुआ है वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट खतरनाक सिचुएशन है। अल्लाह ताला हम सबको उस चीज़ से महफूज रखे, बट वी शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड। बहुत शुक्रिया मुर्जा, हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत का भी इस हवाले से मौक़िफ़ मालूम करेंगे। लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा उठाते हुए SOPs को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो ज़ाहिर है उससे नुकसान है। पाकिस्तान में सेकेंड वेव आ सकती है, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है कि इस पर अमल किया जाए। पाकिस्तान में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शिकार हो रहे हैं, आवाम शिकार हो रही है। मुल्तान के रिश्ते अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कोरोना के 61 मरीजों में से 26 डॉक्टर्स हैं। पंजाब हुकूमत से वायरस से बचाव का हिफाजती सामान फराहम करने का वो मुतालबा कर रहे हैं जिसमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद से कहा है
कि वो डॉक्टरों की मुश्किलात पर तवज्जो दें, मुल्तान का दौरा करें। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे जो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। मुल्तान का निश्तर अस्पताल कोरोना के मर्ज से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। एमएस निश्तर अस्पताल के मुताबिक निश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस के 61 मरीज दाखिल हैं। इनमें से 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज और 4 पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, जबकि 50 तिब्बी अमले के मजीद टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 20 मरीजों को तैयब बर्दवान अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बाकी मुतासरा अफराद को निश्तर अस्पताल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। मुल्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा करतीना हाउस बनाया गया है, जिसमें अब तक 1400 से ज्यादा अफराद को रखा जा चुका है। पंजाब भर में कोरोना टेस्ट की 5 लेबॉर्ट्रियां बनाई गई हैं, लेकिन इनमें से एक भी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में नहीं बनाई गई, जिस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और PMA के ओहदेदार भी अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट को मैं ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि बेरहमी फरमाएं कि मुल्तान की जो डॉक्टर्स की दिक्कत है इस पे फिल फॉर तवज्जो दें, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर मेहरबानी फरमा के मुल्तान का एक चक्कर भी लगा लें तो इससे इन डॉक्टर्स की हौसला अफजाई हो जाएगी। मुल्क भर की तरह मुल्तान के डॉक्टर्स भी हिफाजती सामान न मिलने पर सरापा एहतजाज जरूर हैं, लेकिन अपने फराइज मुकम्मल तनदही से सरअंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी और आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी मुल्तान के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, जबकि 4 अप्रैल को मुल्तान के ही क्वारंटीन में संगीन बेहतियाती सामने आई थी। डॉन में शाया खबर के मुताबिक 20 मार्च को 1160 ज़ायरीन को ताफ्तान से क्लियर करार देकर मुल्तान के क्वारंटीन भेजा गया था, जहां से 4 अप्रैल को उन्हें मुतालिका इजला में रवाना करने से पहले दोबारा टेस्ट तो किया गया, मगर रिपोर्ट आने से पहले ही जाने की इजाज़त दे दी गई, जिसके बाद उनमें से 453 ज़ायरीन में कोरोना की तशख़ीस हुई। एक तरफ टेस्ट हैं जो ये जानने के लिए किए जाते हैं कि क्या आपको वायरस है, दूसरी तरफ एक और टेस्ट है जो कि एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है। दुनिया में जहाँ जहाँ मईशत को खोलने की बात हो रही है वहाँ दोनों टेस्ट की बात हो रही है। ख़ासतौर पर अमेरिका में भी ये बात की जा रही है, इटली में ये बात की जा रही है कि आप उन लोगों का तो टेस्ट करें जिन्हें वायरस की शिकायत है, जिनमें अलामात नज़र आ रही हैं, मगर वैसे भी आम आवाम का टेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वायरस होता है मगर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें वायरस हुआ, उनमें कोई अलामात नहीं आती और वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये बात जानने के लिए कि ये कितने लोगों को वायरस हुआ, ये वायरस कितना ख़तरनाक है, कितने लोगों को मुतासिर कर सकता है, कितने लोगों में पहले ही वायरस हो चुका है इसलिए उन्हें दोबारा नहीं होगा क्योंकि उनके जिस्म में वायरस से लड़ने की सलाहियत पैदा हो चुकी है। आप ना सिर्फ उन लोगों का टेस्ट करें जिन्हें वायरस हो रहा है, बल्कि आम आवाम का टेस्ट करके ये भी जानें कि कितने लोगों को पहले वायरस हो चुका है, यानी एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाए। और इस हवाले से ये दुनिया भर में अब बात हो रही है, अमेरिका में ये बात हो रही है, इटली में ये मामला शुरू भी हो चुका है। CNN ने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से इस वक्त लोगों को टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या उन्हें पता नहीं था मगर उन्हें कोरोना वायरस हुआ था या नहीं हुआ था। इस टेस्ट का रिजल्ट 3 बातें आपको फौरन बता देता है। ये कि क्या आप अभी वायरस का शिकार हैं या नहीं, क्या आपको माजी में वायरस हो चुका है या नहीं, और अगर हुआ तो आपके जिस्म में वायरस से दोबारा लड़ने के एंटीबॉडीज पैदा हो गए हैं। खून के चंद कतरों से टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। सबसे पहले मैंने अपना टेस्ट कराया तो मनफी आया, यानी मुझे कभी वायरस नहीं हुआ। फिर हमारा ड्राइवर जो 2 हफ्ते से हमारे साथ पूरी शुमाली इटली में सफर कर रहा है, उसका भी टेस्ट मनफी आया। मगर हमारे कैमरामैन का बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट आया। टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक उन्हें माजी में वायरस हो चुका है और उनके जिस्म ने उसका भरपूर मुकाबला किया और उन्हें पता भी नहीं चला। हमारे कैमरामैन का कहना है कि मुझे तो कभी वायरस की अलामात भी नहीं पता चली, मगर जिस्म एंटीबॉडीज पैदा करने में वक्त भी लगा सकता है। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि इन्हें टेस्ट की दुरुस्तगी पर स्वाब वाले कोरोना वायरस टेस्ट के मुकाबले में बहरहाल सवालिया निशान रहेगा। ये टेस्ट स्वाब टेस्ट के मुकाबले में सस्ते हैं और महज $20 में हो जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आप अब आज़ादी से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले वायरस हो चुका है और आपके जिस्म में दोबारा हमले की सूरत में इससे लड़ने की सलाहियत पैदा हो चुकी है। ये इटली के दूसरे फेज के लिए बहुत अहम है, जिसमें वो अपनी मईशत खोलने जा रहा है। मईशत खोल रही है, इन तमाम एहतियातों के साथ खोलने की कोशिश कर रही है। पीक कर चुकी है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है मईशत खुलना शुरू हो गई है। खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो पीक है वो मई के दरमियान में जाकर आ सकता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। फोकल पर्सन वज़ीर आज़म बराए कोरोना वायरस, एक ब्रेक के बाद।
डॉक्टर फैसल सुल्तान, फोकल पर्सन वज़ीर आज़म बराए कोरोना वायरस, हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान में मईशत खुलना शुरू हो गई है, दुनिया भर में पहले पीक किया, फ्लैट हुई कर्व, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम खोलने जा रहे हैं, एंटीबॉडीज़ टेस्ट, कोरोना टेस्ट सब कर रहे हैं। 15 मई को वज़ीर आज़म अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा केसेस सामने आएँ। जब पहले तवक्कात से कम आए हैं, मईशत खोल दी है, तो तवक्कात के मुताबिक आएंगे, ज़्यादा आएंगे? किस तरीके से वज़ीर आज़म इस सारी की सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक दो चीजें हैं ना, एक आपके जो एक्चुअल एदाद-ओ-शुमार हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के हैं, उनको तो वाज़े तौर पे एनालाइज किया जा सकता है और उसमें क्लियरली कर्व में इफेक्ट आया था, फ्लैटनिंग आई थी। दूसरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो प्रोजेक्शंस हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों की बात हो रही है और वो कहाँ जाते हैं दैट ओनली टाइम विल टेल। लेकिन आप जो अंदाजा ये प्रोजेक्शंस कर सकते हैं वो मौजूदा ट्रैजेक्टरी को इस्तेमाल करते हुए और एपिडेमियोलॉजिक जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको नज़र में रखते हुए और जो डेटा साइंस की कुछ प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आप आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो वाज़े है कि जो भी स्लो डाउन्स किए गए, रिस्ट्रिक्शंस की गई, उनका एक इफेक्ट आया जो उससे पहले वाले टाइम से फर्क था। तो ख्याल यही किया जाता है कि उन रिस्ट्रिक्शंस का खातिर खा नतीजा सामने आया। अब इसके बाद हमने इस पर लगातार नज़र रखनी है, क्योंकि किसी सूरत भी हम ये अपने आप को इस मोड में नहीं ला सकते जो उन रिस्ट्रिक्शन से पहले वाला था। यानी हम फरवरी वाली इस पोजीशन में बाहर कैफ नहीं जा सकते और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो भी चेंजेस इन रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, इसके साथ साथ जो हैबिट्स, जो चीज़ें, जो तौर अतवार हमने अडॉप्ट किए थे उनको हम जारी रखें, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी शायद ख़त्म ना हो। जहाँ तक फ्यूचर प्रोजेक्शंस का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि ज़ाहिर है जो क्यूमुलेटिव नंबर है, जो टोटल नंबर है, वो तो ऐड ही होगा, लेकिन जो कर्व की ट्रेजेक्टरी है, जो उसका स्लोप है, जिस तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रही थी, उसमें एक डेफिनेट फ्लैटनिंग आई है, लेकिन उस पर भी बड़ी गहरी और लगातार और डेली बेसिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हर रोज़ बल्कि दिन में मल्टीपल टाइम्स हम उसको देखें। डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात बताइएगा, ये वजह क्या समझ में आ रही है कि अभी तक अमेरिका में अगर शरायम-ए-बात देखें 5%, इटली 13%, बरतानिया 13%, स्पेन 10%, जर्मनी 4%, भारत भी 3.5%, पाकिस्तान की अभी तक शरायम-ए-बात कम है, उसमें इजाफा जरूर हुआ है बट 2.1%। शरायम-ए-बात कम होने की वजह आपको अभी तक क्या समझ में आई है? जहाँ तक शरायम-ए-बात का ताल्लुक है, उसमें ये स्टेज ऑफ एपिडेमिक पे भी डिपेंड करता है और बसाव का शुरू में थोड़े से लोअर नंबर्स होते हैं, वक्त के साथ वो इंक्रीज भी कर जाते हैं। इसीलिए जो हमारी डेली डेथ्स हैं, हमें उनको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। अब इस पे बहुत सा कंजेक्चर, क्यास आराइयाँ जारी हैं और मैं समझता हूँ कि हमें क्यास आराई से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त अर्ली डेज हैं और ये सारी चीज़ हमारे सामने सारा पैटर्न वाजे नहीं हुआ और इसको वाजे होने में शायद चंद दिन लग जाए। लेकिन जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस लोग देते हैं, देखिए किसी भी इंटरेक्शन में जो होस्ट होता है, यानी जो मरीज है, जो पॉपुलेशन है, जो पैथोजन है यानी जो वायरस है, और जो एनवायरनमेंट है, इन तीनों का आपस में इंटरप्ले होता है। तो मुमकिन है कोई ऐसा फैक्टर हो जो इसमें असरअंदाज हो रहा हो, लेकिन इसमें मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि किसी किस्म की खतरनाक क्यास आराई या लेजी एनालिसिस की जरूरत नहीं। ये पैटर्न अपने सामने वाजे होने दीजिए, अगले चंद दिनों में मामला क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ज़रा हमने टेस्ट की तादाद में इजाफा जरूर किया है मगर अभी भी कम है। दुनिया में मुख्तलिफ फार्मूले हैं कि वो एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग की भी बातें कर रहे हैं, हमने अवाम को दिखाया। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि रैंडम टेस्टिंग भी की जाए। कुछ इलाकों में रैंडम टेस्टिंग या इस तरफ आप सोच रहे हैं कि वो भी की जाए ताकि पता चल सके किस नोयत का फैलाव है इस वक्त वायरस का? सबसे पहले तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं। जो पॉजिटिव्स थे उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव्स मिलने और उनके ऊपर एक्ट करने का मौका मिलेगा। फिर कुछ रैंडम या अक्रॉस द पॉपुलेशन की टेस्टिंग है, जैसे आपने जिक्र किया। असल में इस वक्त कोई बहुत अच्छा सीरोलॉजिक टेस्ट नहीं मौजूद जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया जा सके, लेकिन जो ही वो अवेलेबल होता है उसका प्लान भी मौजूद है और मुल्क भर में करने के लिए 30-40 हज़ार टेस्ट करने पड़ेंगे फॉर अक्रॉस द बोर्ड टेस्टिंग, लेकिन वो एक अलग स्ट्रेटेजी है। तो ये सारी चीजें साथ मिलकर चलेंगी, ये एक दूसरे को सपोर्ट और एनहांस करती हैं। पॉपुलेशन की टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग, हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर टेस्टिंग, रिटर्निंग ट्रैवलर्स में वो तो हो ही रही है। तो इसकी ये जब सारी चीजें साथ साथ की जाएं तो आपको फिर ज्यादा अच्छा अंदाजा हो सकता है कि वाकई हमारे रिस्क एरियाज क्या हैं, और फिर आपको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको टारगेटेड और एक तरह के स्मार्ट, अक्लमंद तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना मुमकिन होता है, बजाय इसके कि आप
सारे सिस्टम को बंद कर। मतलब फिर जर्मनी की तरह पूल टेस्टिंग सोच रहे हैं उसमें कि 25 लोगों का एक साथ किसी इलाके में जाके टेस्ट कर लिया, स्वाब जमा करके, और अगर पॉजिटिव निकला तो सबका इंडिविजुअली कर लिया, नहीं निकला नेगेटिव है तो 24 टेस्ट किट्स बच जाएंगी, ये सोच रहे हैं पूल टेस्टिंग का? ये बहुत अच्छा आइडिया और इसको टेस्ट कर लिया गया हमारे यहाँ और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। खास तौर पे जब आप लो रिस्क पॉपुलेशन को टेस्ट करते हैं तो पूल टेस्टिंग उसमें एक बड़ा सेंसिबल आइडिया। यानी कि डॉक्टर साहब इस वक्त पैगाम आवाम को यह है कि लॉकडाउन में नरमी की गई है क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं, मगर इन मुआशी हालात के साथ भी आपने एहतियात ना की आवाम ने तो ये लॉकडाउन की तरफ दोबारा जा सकते हैं क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब सऊदी अरब इस्लाम के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का में कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में मक्का में कायम बिन लादेन ग्रुप के 5 मुलाजिमों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सऊदी हुक्काम ने 8,000 मुलाजमीन की रिहाइशगाह को लॉकडाउन कर दिया और हरम में तोसी से मुतालिक जो तामीराती काम हो रहा था उसे भी मुअत्तल कर दिया गया। जैसे जैसे सऊदी अरब के गैर मुल्की शहरियों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस मामले ने कौमी सतह पर एक मसले को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जो गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं वो सऊदी अरब की आबादी का 1/3 हिस्सा है, लेकिन सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में 70 से 80% का ताल्लुक गैर मुल्कियों से है, जिसने सऊदी अरब के मुआशरे में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। कुछ सऊदियों की तरफ से गैर मुल्कियों पर हमला किया गया, जबकि कुछ इन गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में महंगाई बढ़ने का इल्ज़ाम दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये गैर मुल्की जानबूझकर वायरस फैला रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि गैर मुल्की मजदूर तबके में कोरोना वायरस के नए केसेस की तस्दीक होने का मसला मुआशी और उनके तर्ज ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये मजदूर कचरे के ट्रक चलाते हैं, सड़कें साफ करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।